नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और ये दूसरा भाग है टॉप 25 बेसिक जीके क्वेश्चंस का, जिसमें हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहला जो भाग था उसमें भी फिजिक्स के ही क्वेश्चंस थे, टॉप 25, जो कि पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ये भी ऑलरेडी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो 3 परीक्षाओं से जो मेन थे वो यहाँ पे लिए गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी है पहला, और दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी, और तीसरा है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो जो भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं वो सभी ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। इसके ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अपरिगामी और विद्युत चुंबकीय। अब देखिए, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरंगे जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो आप उन्हें उसका मेनली जो आंसर होता है वो तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। पहला होता है यांत्रिक, दूसरा अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय, और ये दोनों ये जो दोनों भाग हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ये यांत्रिक तरंगों के ही भाग हैं। अब यांत्रिक तरंगे होती क्या हैं? जिनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है प्रवहन करने के लिए। और विद्युत चुंबकीय तरंगे वे होती हैं जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपरिगामी तरंगे भी होती हैं। अपरिगामी तरंगे क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसमें, जो अपरिगामी तरंगे होती हैं उनका अपरिगामी तरंगों का कुछ निश्चित कणों पर, देखिए सपोज कि ये अपरिगामी तरंगे हैं तो इनका कुछ निश्चित कणों पर जो कंपन होता है वो जीरो होता है। जैसे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब सबसे कम होता है। और कुछ कणों पर इनका सर्वाधिक होता है, यानी कि अगर जब ये कण ऐसे नीचे की तरफ घूमती है तो ये यहाँ से इधर नीचे की तरफ यहाँ तक जाएगी। तो यहाँ तक जाएगी तो इसका जो कंपन होगा वो सर्वाधिक होगा। तो कुछ कणों पर इनका कंपन शून्य होता है, और कुछ कणों पर इनका जो कंपन होता है अपरिगामी तरंगों का वो सर्वाधिक होता है। तो यही परिभाषा बनती है इसकी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको, तो दूसरा हमारा प्रश्न है, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? यहाँ पे नियम दिए गए हैं, चार्ल्स का नियम, बर्नौली प्रमेय, डॉपलर प्रभाव या आर्किमिडीज सिद्धांत। तो ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव इसका सही आंसर है। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जो हमारा डॉपलर प्रभाव है वो होता क्या है। अब डॉपलर प्रभाव होता है जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये डॉपलर प्रभाव की परिभाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 जो है वो है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो किसके प्रयोग में लाया जाता है, कौन लाते हैं इसको, मतलब सबसे ज्यादा प्रयोग में? नाविकों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, अभियंताओं द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। तो अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो है नाविकों द्वारा। अब देखते हैं कि सोनार होता क्या है। तो सोनार जो है ये एक तकनीक है जो नाविकों द्वारा या नौचालन में या पनडुब्बियों में या फिर जहाजों में जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। तो ये एक सोनार जो है वो एक तकनीक है, और इसका जो आविष्कार हुआ था वो पाल लैंगविन ने किया था, और यूएस की ये तकनीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोनार जो यूज होता है तकनीक है ये यूज होती है अधिकांशतः नाविकों द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो वो करती हैं परावर्तन के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परावर्तन।
तो ध्वनि तरंगे परावर्तन के द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है परावर्तन के कारण। अगला हमारा प्रश्न है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका? तो रेडियो का जो समस्वरण स्टेशन है वो अनुनाद का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि अनुनाद जो है वो होता क्या है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी वो सही आंसर है। परावर्तन भी नहीं है, अनुरणन भी नहीं है और अपवर्तन भी नहीं है। अनुनाद होता क्या है ये भी हम जान लेते हैं। अब देखिए अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें देखिए भौतिकी में जो बहुत से तंत्र होते हैं या सिस्टम होते हैं, उन किसी किसी सिस्टम की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे कुछ आवर्तियों पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करते हैं। तो जब वो बहुत अधिक आयाम के साथ में दोलन करते हैं तो यह जो स्थिति होती है यह अनुनाद कहलाती है। ये जो स्थिति होगी इसको हम अनुनाद कहेंगे। अब अनुनाद जिस आवर्ती पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है उस आवर्ती को अनुनाद आवर्ती कहते हैं। तो जो स्थिति हमारी बनती है उसे हम अनुनाद कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुनाद। छठा हमारा प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है इसके रेडियो तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑप्शन डी रमण प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन ए। तो रडार की जो कार्यप्रणाली होती है वो रेडियो तरंगों का परावर्तन प्रणाली पर सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल जो है वो अधिकतम कहाँ पर होती है, यानी कि किस माध्यम में होती है? वायु में, निर्वात में, जल में या फिर ठोस में? तो ध्वनि की जो चाल होती है वो सर्वाधिक होती है ठोस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ठोस में। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वायु में ध्वनि का वेग। तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो घटता है, बढ़ता है, क्या होता है उसमें? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ताप के बढ़ने से घटता है, या फिर ताप के बढ़ने से बढ़ता है, या फिर ऑप्शन सी ताप के घटने से बढ़ता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ताप के बढ़ने से बढ़ जाता है। तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो ताप के बढ़ने से बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज से किस कारण से पतली होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। देखिए इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। तो जिसके कारण स्त्रियों की आवाज जो है वो पुरुषों की आवाज से पतली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, श्राव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो क्या होती है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति? इसके ऑप्शंस हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक, 20,000 से 40,000 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक कौन है? किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज प्रति सेकंड, हर्ट्ज प्रति सेकंड या फिर सिर्फ हर्ट्ज? तो इसका जो सही आंसर है वो है आवृत्ति का जो मात्रक है वो है हर्ट्ज, ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न देखते हैं,
वायु में ध्वनि की चाल है। तो वायु में ध्वनि की चाल क्या है? ऑप्शन 220 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड या 432 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसमें 32 कॉमन है तो 32 से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड जो है वो वायु में ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल पे आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू देनी है, जो भी आपकी वैल्यू, जैसे ये 98 है तो मैं यहाँ पे 98.6 दूंगा, माइनस करना उसमें से 32 डिग्री सेल्सियस और उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितने से? इनटू, यहाँ पे जगह कम है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 5/9। मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 से, तो जो हमारी वैल्यू है सेल्सियस की, डिग्री सेल्सियस वाली, वो आ जाएगी। एक बार देखिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, फॉर्मूला साफ साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे T, या फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे C यानी कि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना है। यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी? फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू रहेगी उसमें से हमें माइनस करना है 32 माइनस करने के बाद इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 से। अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ पे तो 98 में से अगर हम माइनस करते हैं 32, 98.6 में से हम माइनस करते हैं 32, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 66.6 हमारी वैल्यू आएगी। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, या फिर यहाँ पे 10 कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पे 9 रहने दीजिए, यहाँ पे 10 कर लीजिए इसको, और यहाँ पे 9 हो गया। तो अगर इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 9 दूनी 18। 18 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, अबे यार पूरी, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे किसको? 666 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 37। आप करके देख सकते हैं, 18 तिया 54 होता है, और यहाँ पे बचेंगे आपके कितने? 12, 6 लेंगे यहाँ से तो 126 हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 7 126, 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां, किस तापमान पर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट तापमापी ओ के मान एक समान होंगे? तापमापियों के मान, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे। क्वेश्चन एक बार दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे? ये प्रश्न ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 212 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे -40 डिग्री है और यहाँ पर 40 डिग्री है, और ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। अब देखिए, जो वस्तु का ताप होता है वो सूचक होता है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 16वां प्रश्न है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन लगातार बढ़ता है, लगातार घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगर 0 डिग्री से सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाएंगे तो उसका आयतन जो है वो पहले घटेगा और फिर बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम जो संभव ताप है वो कितना हो सकता है? ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -373 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये ऑप्शन डी, यह सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम संभव ताप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, उस झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथन कम ताप पर होता है, दाब स्थिर रहता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए, जब कुकर में खाना बनाते हैं तो क्वथन अधिक ताप होता है, क्वथन जो होता है वो अधिक ताप पर होने लगता है, तो क्वथन कम ताप पर तो नहीं होगा। दाब स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो दाब जो है वो हमारा स्थिर रहता है। तो और उपरोक्त सभी, तो सभी तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें एक गलत है, क्वथन कम ताप पर होता है, ये इसका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, तो उपरोक्त सभी नहीं होंगे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, जिससे हमारा जो खाना है वो जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा हाथ इसलिए जलता है, अगर भाप में से हम जलते हैं तो हमें अधिक कष्ट इसलिए होता है क्योंकि जो गुप्त ऊष्मा होती है भाप की वो अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? बर्फ, बालू, पानी या लोहा? अब देखिए, विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे अधिक होगी इसमें? तो इसमें विशिष्ट ऊष्मा जो अधिक होगी वो होगी पानी की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पानी। 22वां प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? इसके ऑप्शंस हैं लाल, हरा, काला या फिर पीला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, काला। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग दिखाई देगा वो देगा काला। अगला प्रश्न है हमारा, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है संवहन से,
विकिरण से, चालन से या फिर इन सभी से? तो थर्मस फ्लास्क में जो ऊष्मा का क्षय है वो रोका जा सकता है, आपका इन सभी से, संवहन से भी, विकिरण से भी, चालन से भी। और तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सही आंसर। 24वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या फिर बेंजीन? अब देखिए, द्रवों का कौन सा ऊष्मा का, जो ये द्रव हैं तीनों, पारा, ईथर, बेंजीन, चारों पानी, तो इनमें ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इनमें जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो है आपका ए, यानी कि पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। और हमारा आखिरी और 25वां प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषण होते हैं, यह नियम है। तो ये नियम किसका है? अच्छे जो ये नियम कहा गया है, अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषण होते हैं, ये जो नियम है वो है किरचॉफ का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, अगर ये सभी प्रश्न आपको वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप इसका एक भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।